नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम डिबेट में आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की सियासत पर। मध्य प्रदेश की सियासत में नई भाजपा में पुरानी कांग्रेस दिख रही है या फिर नई कांग्रेस में पुरानी भाजपा दिख रही है। दरअसल मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए और विधानसभा के चुनाव में चुनाव प्रचार सभी ने देखा। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति और कांग्रेस की रणनीति, दोनों ने अपनी अपनी रणनीति के तहत चुनाव लड़ा। चुनाव में वादे किए गए, चुनाव में घोषणा पत्र जारी हुए, चुनाव में वचन दिए गए, चुनाव में संकल्प लिए गए। लेकिन जब बहुत बारीकी से विश्लेषण किया गया तो देखा गया कि जो आज भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है, जो जिस रीति पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है, यही रीति, यही सिद्धांत, यही कार्यशैली कभी कांग्रेस की हुआ करती थी। हमने मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव देखे हैं कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं हुआ करता था। जब पूछा जाता था तो कहा जाता था कि आला कमान तय करेगा। अभी 2023 में भारतीय जनता पार्टी में यही हुआ। जब पूछा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा, तो कहा गया कि ये केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। दूसरी ओर प्रचार का जो कार्यशैली रही है प्रचार की, जिस तरह से चुनाव प्रचार हुआ, यहाँ तक कि कांग्रेस का जब चुनाव प्रचार हुआ तो कांग्रेस के चुनाव प्रचार में जो होर्डिंग्स लगे, जो पोस्टर लगे, उसमें अधिकतर में गांधी परिवार नदारद रहा। गांधी परिवार दिखा ही नहीं इस बार। ये शैली कई बार, जैसे हम देखते थे कि पहले, अब चूंकि 2 दशक लगभग होने जा रहे हैं, 2 दशकों से भारतीय जनता पार्टी का चेहरा, मुख्यमंत्री का चेहरा जो है मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान है, लेकिन इस बार उन्हें हटा दिया गया। व्यक्ति विशेष को नहीं दिया गया, तवज्जो नहीं दी गई, व्यक्ति विशेष को हावी नहीं होने दिया गया है। यहाँ पर एक बात देखी गई है कि यहाँ सामाजिकता की बात कही गई, यहाँ सामूहिकता की बात कही गई और उस सिद्धांत पर चुनाव लड़ा गया। बात करें वादों की, बात करें घोषणाओं की, तो वो भी कहीं ना कहीं वैसी दिखी जैसी कभी कांग्रेस में हुआ करती थी, वैसी भारतीय जनता पार्टी में दिखी, और जैसी भारतीय जनता पार्टी में हुआ करती थी वैसी कांग्रेस में दिखी। यहां एक सवाल उठ रहा है कि क्या नई भाजपा कुछ हद तक पुरानी कांग्रेस जैसी है या फिर नई कांग्रेस कुछ हद तक पुरानी भाजपा जैसी है, पुरानी भाजपा का अंश देखने मिल रहा है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस केंद्र में जब तेजी से ध्रुवीकृत होता है तो विचारधारा के अंतर्गत युद्ध छेड़ने का दावा करती हैं दोनों पार्टियां, तो सवाल उठना लाजमी हो जाता है। कई बार ये सवाल असंगत भी लगता है, लेकिन युद्ध के मैदान में मिसाल के तौर पर मध्य प्रदेश के चुनाव में प्रचार अभियान के दौरान दोनों प्रमुख राष्ट्रीय दलों के बीच रेखाएं असामान्य रूप से धुंधली सी दिखी हैं। ये धुंधलापन क्यों आया है, इसकी वजह साफ है कि कुछ उधर के लोग इधर हो गए हैं, कुछ इधर के लोग उधर हो गए हैं। तो अब 2020 के बाद जो स्थिति बनी वहां साफ रूप से देखा गया। कई बार इस बार चुनाव प्रचार में कांग्रेस ने प्रचारित भी किया कि 3 तरह की भाजपा है, नाराज भाजपा है, महाराज भाजपा है, शिवराज भाजपा है। तो ये महाराज भाजपा जब शामिल हुई तो शिवराज भाजपा कितना आत्मसात कर पाई है, या फिर कांग्रेस में चाहे हम बात करें दीपक जोशी आ गए हैं या बहुत सारे नाम हैं ऐसे जिनकी लंबी फेहरिस्त है जो कांग्रेस में शामिल हो गए भारतीय जनता पार्टी के लोग। तो क्या भारतीय जनता पार्टी का भाजपाईकरण हो गया है या भाजपा का कांग्रेसीकरण हो गया है? और उसके बाद चुनाव प्रचार में ये जो समानता दिखी है, ये जो रेखाएं थी, जो लाइन खिंची हुई थी, उनका धुंधलापन क्या जाहिर करता है और जनता को इससे कितना फायदा है, कितना नुकसान हो सकता है? इन तमाम सवालों के जवाब के लिए हम चर्चा करेंगे। चर्चा में खास मेहमान हमारे साथ हैं और इन तमाम सवालों के लिए हम चर्चा करेंगे। हम आपको परिचय कराते हैं अपने मेहमानों से। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ब्रजराज सिंह जी। ब्रजराज सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। साथ ही हमारे साथ हैं कांग्रेस के प्रवक्ता प्रशांत कुमार गुरुदेव जी। प्रशांत कुमार जी, आपका भी बहुत स्वागत करते हैं देश न्यूज में। और साथ ही हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक प्रकाश सक्सेना जी। प्रकाश सक्सेना जी, आपका स्वागत है देश न्यूज में। और सबसे पहले ब्रजराज जी, आपके पास आना चाहूँगा। ये जो बात आई है ये एक बहुत बारीक सा विश्लेषण है, बहुत महीन रेखा है कि ये जो अंतर था भारतीय जनता पार्टी की शैली में, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति में और भारतीय जनता पार्टी के आक्रामक शैली की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें जो मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव हुए, जब बहुत गहन विश्लेषण किया गया तो देखा गया कि वह जो लकीर थी वह धुंधली सी होती चली गई है। अब सियासी गलियारों में चर्चा है और राजनीति के पंडित सवाल भी खड़े कर रहे हैं। इन सवालों का आपके पास क्या जवाब है कि वह रेखा क्यों धुंधली हो रही है, और साथ ही क्या जो नई भाजपा है ये पुरानी कांग्रेस जैसी दिखने लगी?
जी मैं आपकी किसी भी बात से सहमत नहीं। जी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के रास्ते पे कभी नहीं चल सकती। ठीक है। हम राष्ट्रवाद से प्रेरित व्यक्ति पार्टी है जी जिसमें हम देश को सर्वोच्च स्थान पर रखते हैं, पार्टी को द्वितीय स्थान पर रखते हैं और अपने आप को तृतीय स्थान पर रखते हैं। जी कांग्रेस में ये सब उल्टा है। हम्म आक्रामकता नहीं थी, हम सत्ता में थे जी और कांग्रेस ने अपने 10 साल की हारों से कुछ सीखा है तो चुनावी हिंदू का चोला ओढ़ लिया था। हाँ तो हम थोड़े बहुत तो हमने एडजस्ट किया कि भाई चलो मंदिर तो जाने लगे। हाँ हम आपने एक बात और कही थी अपने उद्बोधन में जी कि महाराज ने आत्मसात किया है, हमने ज्योतिरादित्य तो आत्मसात किया है कि नहीं किया है। जी देखिए, पार्टी हमारी किसी एक दरवाजे से नहीं चलती है। ठीक है। हमारी पार्टी केंद्रीय कार्यालय से चलती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसको नेतृत्व करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री विश्व के सबसे अच्छे खासे क्या व्यक्तित्व हैं, तो हम उनको आगे लेके चल रहे हैं। हाँ भाई आपका जो सबसे अच्छा बैट्समैन होता है आप उसी से ओपनिंग कराते हैं, हाँ तो हम भी उनसे ओपनिंग कराते हैं। जी शिवराज जी 18 साल से हमारा नेतृत्व कर रहे हैं। हाँ मैं आपको संकल्प पत्र की कॉपी दिखा दूं, रिपोर्ट कार्ड की कॉपी दिखा दूं। हाँ है मोदी जी के बगल में बराबर फोटो लगी है उनकी बिल्कुल और हमारे नेतृत्व की लगी है। जी सूरज जी कंप्लीट करने दीजिए, जी आनंद आएगा आपको। मैंने बहुत तैयारी की है अभी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि हम अगर हाँ एक नई रीति नीति अपनाते हैं जी कि हम संयुक्त नेतृत्व के अंतर्गत चुनाव लड़ेंगे, हाँ तो ये संविधान में कहाँ लिखा है कि नहीं लड़ सकते। बिल्कुल लड़ सकते हैं। तो हमने एक नया स्ट्रेटजी अपनाई। हाँ हमने राजस्थान में भी सीएम का चेहरा नहीं घोषित किया है। हाँ हमने अभी तेलंगाना में भी घोषित नहीं किया है। जी और आप देखिए कि लगातार निरंतर कार्य करने वाली पार्टी में बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जिनको भी कहीं ना कहीं जगह मिलनी चाहिए, नया नेतृत्व आना चाहिए। मैं यहाँ आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि हाँ हमने किसी को हटाने की सोच लिया या कुछ करने की, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन पार्टी में अगर उत्साह देना है जी तो नई नीति रीति लानी पड़ती है। जी हमारे यहाँ पर कोई एक बंगले से लिख के पर्ची नहीं आती है हाँ कि भाई इनको मुख्यमंत्री बना दो। ठीक है। और आप विश्वास कीजिए कि जिस तरह की परफॉर्मेंस माननीय शिवराज जी की रही है, हाँ हमारे विधायक दल की बैठक में उन्हीं के नाम पे फैसला होगा। ठीक और मुझे पूरी उम्मीद है व्यक्तिगत रूप से जी कि माननीय शिवराज जी दोबारा से मुख्यमंत्री बनेंगे। चलिए ठीक है। आपने जो कहा कि आपकी जो रीति नीति है, जो सिद्धांत हैं, जो काडर बेस पार्टी कही जाती है, बिल्कुल उसी रीति नीति पर आप चल रहे। वापस आऊँगा आपके पास में। और आम आदमी पार्टी की महिला विंग की उपाध्यक्ष डॉक्टर परमिंदर कौर जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर परमिंदर कौर जी, आपका स्वागत करते हैं देश न्यूज में। वापस आऊँगा आपके पास में, लेकिन इस समय मैं प्रशांत कुमार गुरुदेव जी के पास आना चाहूँगा। क्या कांग्रेस का भाजपाईकरण हो चुका है? क्योंकि ये जो चीज़ें चल रही हैं चुनाव प्रचार में, जैसे चुनाव प्रचार में 2 दशकों तक शिवराज सिंह चौहान का चेहरा सामने रहा करता था भारतीय जनता पार्टी में, यहाँ कांग्रेस की ओर से जो पहले कहा जाता था कि सब कुछ आला कमान तय करेंगे, अब कमलनाथ फ्रंट फुट पे नजर आए हैं। कमलनाथ के बड़े बड़े पोस्टर और आदम कद तस्वीरें जो लगी हैं, उससे लगा कि आला कमान कहीं है ही नहीं। कई बार पोस्टर, जैसा मैंने उल्लेख भी किया कि पोस्टर में गांधी परिवार दिखा ही नहीं है, तो यहाँ पूरी कमान संभाली कमलनाथ ने। तो ये भारतीय जनता पार्टी की एक रीति नीति हुआ करती थी कभी कि शिवराज सिंह चौहान के नाम पर अब की बार शिवराज सरकार, ये नारे लगाकर चुनाव लड़े गए। तो ये अब कांग्रेस लगाने लगी कि अब की बार कमलनाथ सरकार, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार उल्टा किया कि अब की बार भाजपा सरकार किया है, शिवराज सरकार या मोदी सरकार नहीं किया है। लेकिन अब कांग्रेस ने वो पद्धति अपना ली कि अब की बार कमलनाथ सरकार। इसका क्या कारण है? सबसे पहले तो मैं भाजपा के जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं जी, वो कांग्रेस के बारे में जो बोल रहे हैं, हाँ, उनको ज्ञान का मुझे लगता है कम नॉलेज है। अच्छा, हाँ, इनको हंसने की बात नहीं है। आपकी पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में पूरा कांग्रेसीकरण करने पे जो सरकार बनी बनाई सरकार थी, हाँ, उसको पीछे के दरवाजे से जो आपने डाका डाल के छीना अडानी अंबानी के पैसों से, आपको दुख होना चाहिए इस बात का। लेकिन आप तो ज्ञान बांट रहे हैं यहाँ बैठ के।
और रही बात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की, तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी कांग्रेस की सबसे सर्वोच्च समिति है। आपको मालूम होगा सूरज जी, आप तो बहुत जानकार हैं, CWC की बैठक होती है बराबर। उसने निर्णय लिया कि हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा माननीय कमलनाथ जी होंगे। तो माननीय कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करती थी। माननीय उमा भारती को किया था इन्होंने, ये अपनी बात से पलट भी सकते हैं। उमा भारती को किया था आपने, उमा भारती को आपने मुख्यमंत्री घोषित किया। और आपने जितने चुनाव आपने लड़े 2018 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में लड़े आपने, उनको आपने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया। इस बार लेकिन 50% कमीशन की सरकार, 50% कमीशन की सरकार का जो आपके सीएम हाउस के पास बड़े बड़े ठेकेदारों ने धरना प्रदर्शन किया, उसका नतीजा है कि मोदी जी को सामने आना पड़ा। और मोदी जी के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? ये बताइए, किसी प्रदेश में राज्य का नेता ही नेतृत्व करता है कि राष्ट्रीय नेतृत्व करता है? इस चीज का जवाब दीजिए। माननीय कमलनाथ जी प्रदेश में 3 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, जी बिल्कुल, जी इसी सवाल का जवाब, हाँ इसी सवाल का जवाब। ठीक है प्रशांत जी, आपने सवाल किया है, जबलपुर में आ रहे हैं, पटेल ठीक है प्रशांत जी, आपने सवाल किया है तो ब्रजराज जी उसका उत्तर दे दें, फिर अपन बात आगे बढ़ाते हैं। जी ब्रजराज जी। प्रशांत जी, आप 200 से 230 सीटें जीत रहे हैं, हम पूरी तरह हार रहे हैं, आपको सब हार रहा हूँ। लेकिन घोटाले 50% की सरकार चलाई है, आपने धागा डाल के मध्य प्रदेश की जनता के साथ प्रशांत जी जवाब ले लें, प्रशांत जी जवाब ले लें, जवाब आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं ब्रजराज जी। जी ब्रजराज जी अपना बात पूरी करें। कांग्रेस पार्टी की राजमाता युवराज और सारे पदाधिकारी कहते थे कि 2014 से पहले शर्मा जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आज खोटी साबित हो गई है, एक व्यक्ति का हाथ में नेतृत्व हो गया है। भारतीय जनता पार्टी को चनों से तैयार करने वाली पार्टी आज एक व्यक्ति विशेष की घूम रही है। मोदी जी का तानाशाही की तरह देश चला रहे हैं, तानाशाही की तरह भारतीय जनता पार्टी, लोकतंत्र भारतीय जनता पार्टी में बचा नहीं है। आपकी भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र नाम की चीज नहीं है। 50% की कमीशन की सरकार चलाने वाले आप लोग को दुख होना चाहिए। ठीक है आपका सुपड़ा साफ हो रहा है। ठीक है प्रशांत जी, जैसा कि आपने सवाल किया और उसका उत्तर देने की कोशिश की ब्रजराज जी। ऐसी बातें बोलूंगा, अरे आप क्या बोलोगे? ठीक है होने वाला 30 सीटें नहीं आने वाली आपकी। ठीक है, पूरी तरह हारने वाले हो, 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 पूरी तरह हारने वाले। सुपड़ा साहब 50% की कमीशन की सरकार का 2018 में मध्य प्रदेश में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। आपने कैसे कांग्रेस की सरकार को डांगा डाल दिया? अडानी अंबानी की मदद से छीना आपकी सरकार को, आपकी सरकार। प्रशांत जी वापस आऊंगा आपका, प्रशांत जी वापस आऊंगा आपके पास, आपका वापस आऊंगा। प्रशांत जी शांत हो जाइएगा, और मेहमान हमारे साथ हैं, और भी मेहमान हमारे साथ हैं। सूरज जी, मैं डिबेट से बाहर जा रहा हूँ। बिल्कुल, ब्रजराज जी चूंकि मैं आपके पास वापस आऊंगा, अभी सवाल मेरे बाकी हैं। ब्रजराज जी सवाल मेरे बाकी हैं। प्रशांत जी आप थोड़ा शांत रहिएगा, और मेहमान हमारे साथ हैं। और मैं प्रशांत जी आपसे आग्रह कर रहा हूं, प्रशांत जी आग्रह कर रहा हूं, वापस आऊंगा आपके पास में, और मेहमान हमारे साथ है। डॉक्टर परविंदर कौर जी के पास आना चाहूंगा मैं। जिस तरह से बात हो रही है कि भाजपा का कांग्रेसीकरण या कांग्रेस का भाजपाईकरण, ऐसी स्थिति में जो बात कही जा रही थी कि एक तरफ आरोप प्रत्यारोप की बात हुई, 2020 के चुनाव हुए तो कहा गया कि ये गद्दार वर्सेस वफादार का चुनाव हो रहा है। ये जो चीज देखी गई 2023 के विधानसभा चुनाव में, ये कहा जा रहा था कि इन चीजों का आम आदमी पार्टी एक्स्ट्रा एडवांटेज उठाएगी। आपको क्या लगता है कितनी सफल रही आप इन चीजों का एक्स्ट्रा एडवांटेज उठाने में? देखिए सूरज जी, इस बात से बिल्कुल डिनायल नहीं है कि दोनों जो भाजपा और कांग्रेस आज हैं जी, एक उनकी दोनों की नीतियों में बस 19-20 का फर्क है। उनकी आप घोषणा पत्र देख लीजिए या वचन पत्र देख लीजिए या उनकी गारंटीज देख लीजिए, बस चाहे वो महिलाओं के बारे हो, चाहे गैस सिलेंडर के बारे हो या किसानों के बारे हो, तो उनकी सारी जो उनकी प्रॉमिसेस हैं एक जैसी ही हैं। पर हमारा यहाँ सवाल, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पॉलिसी पैरालिसिस है, एक गवर्नेंस फेलियर है, जहां भाजपा सरकार जो सेंटर में कह रही है कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं, पर आप अगर देखें तो अगर आज भी आपको 80 करोड़ लोगों को फ्री में, अगर अगले 5 वर्षों तक आप फ्री में राशन देने की बात करें। रोकना चाहूंगा, एक शब्द आपने कहा कि पॉलिटिकल पैरालिसिस, क्या मीनिंग निकाले जाए इस शब्द के? जी, मतलब कि मुद्दों की राजनीति, मतलब आज आप देखिए, केवल उनके पास, अगर इनके पास 18 साल थे, उनके पास 50 साल थे, आज भी अगर मूलभूत सुविधाएं देने में अगर ये देश
जूझ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों पुरानी पार्टीज जो इतने सालों से इस देश में राज कर रही थी, वो जवाबदेह है। क्यों नहीं आज हमारी न्यूनतम, अगर आप दिहाड़ी मजदूर की दिहाड़ी देख लें तो एवरेज 250, उनके लिए क्या कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है, क्या उनके लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम है? आज 40 मजदूर एक टनल में फंसे हुए हैं उत्तराखंड में, क्या उनके लिए कोई सेफ्टी सिक्योरिटी नेटवर्क? ठीक है, हालांकि मेरा सवाल इससे थोड़ा सा अलहदा था, डॉक्टर परविंदर कौर जी, थोड़ा सा अलहदा था, चूंकि आप कुछ कहना चाह रहे हैं ब्रजराज जी, बहुत कम शब्दों में रखें, फिर मैं प्रकाश सक्सेना जी से भी उनका मतलब लेना चाहूंगा। कौर साहब की एक बात कहना चाहता हूँ कि दिहाड़ी मजदूर की और इस पे पैरालिसिस की बात कर रही थी ये। जी माननीय, आपको पता नहीं होगा, जनधन अकाउंट जिस भी व्यक्ति का है उसका बीमा है, और लोग इसकी बीमा का फायदा उठा रहे हैं, तो थोड़ी जागरूकता की कमी है, ठीक और है, कुछ नहीं है। ठीक है, सूरज जी कंटिन्यू करिए, बहुत सारी बातों जी बिल्कुल ठीक है, उचित नहीं होगा। जी ठीक है। सुनिए, अगर ये सारे फायदे हो रहे होते तो आपके जो गारंटीज आपने ये घोषणा पत्र बनाया है, हर एक वर्ग के लिए आपने कुछ दिया है। चलिए वापस आता हूँ आप दोनों के पास में, आप दोनों का वापस आऊंगा। प्रकाश सक्सेना जी आपके पास आना चाहूंगा। ये जो पूरा सियासी तमाशा हमने देखा है, ये इसे मैं तमाशा कहूंगा, मेरे शब्दों की मीमांसा करेंगे तो उसकी वास्तविकता तक पहुंच पाएंगे कि ये जो हमने देखा है सब कुछ मध्य प्रदेश में 27 अगस्त से पहले से लेकर के 17 नवंबर तक और 17 नवंबर के बाद भी देखा है। हमने कल भी एक कार्यक्रम किया था कि लोकतंत्र के दामन पर खून के छींटे लगे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनाव मतदान रक्त रंजित हो गया था। ये जो सारा सब कुछ हमने देखा, इस बीच में एक बात जो सबसे मुख्य रूप से सामने आई है कि जनता की बात, जनता के मुद्दे की बात, मध्य प्रदेश की बात, मध्य प्रदेश के विकास की बात, 3,98,000 करोड़ के कर्जे की बात कि वो कर्जा कैसे चुकेगा, हम उपभोक्ता राज्य हैं तो उत्पादक राज्य कब तक बनेंगे, और ये जो चीजें, इसकी बात कहीं से कहीं तक नहीं रही। सिर्फ सीधी बात रही, हमें वोट दीजिए, हम ऐसा करेंगे, उन्हें वोट मत दीजिए, उन्होंने ऐसा नहीं किया है। ये जो तमाम चीजें रही हैं, युवाओं की बात हुई है यहाँ पर। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में एक चीज का उल्लेख किया है कि हर परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी देने की बात कही गई है, तो ये वहां जरूर ध्यान रखा गया है। लेकिन यहाँ एक चीज देखी गई कि युवाओं की बात करें, महिला अपराध को, महिलाओं को फोकस जरूर रहा है, क्योंकि यहाँ पर 2,71,00,000 महिला मतदाता है, तो फोकस रहा है, चाहे वो लाडली बहना योजना के माध्यम से रहा हो, चाहे नारी सम्मान योजना के माध्यम से रहा हो, लेकिन महिला अपराध की बात किसी ने नहीं की है। तो ये आपको लगता है कि वास्तव में चुनाव ऐसा होना था जैसा हुआ है, या इससे बेहतर कुछ और हो सकता था? ऐसा चुनाव तो कभी होना ही नहीं था, क्योंकि इसमें मूल मुद्दे पूरी तरह से गायब हैं। जी, जो अब नौकरी देने की बात कर रहे हैं वो लगभग 20 साल से यहाँ सत्ता में है। जी, है ना, और नौकरियां गायब हुई हैं। जी, एक गुजरात मॉडल यहाँ लॉन्च हुआ, जिसमें आउटसोर्सिंग वाला कॉन्सेप्ट 2014 के बाद से चालू हुआ। हाँ। अब नौकरियां तमाशा बना के दी जाने लगी है। पहले आदेश विभागीय अधिकारी आदेश निकाला करते थे। हाँ। अब या तो मुख्यमंत्री जी उसको बांटेंगे या प्रधानमंत्री जी बांटेंगे। हाँ। और जितने वादे थे नौकरियों के, वो नौकरियां है ही नहीं, क्योंकि आउटसोर्स में सैलरीज बहुत कम है। हाँ। तो कहाँ से लोगों का गुजारा चलेगा? अब नौकरियां तमाशे के रूप में दी जा रही हैं। अब जब लोगों की आय नहीं है तो महंगाई उनको भारी पड़ रही है। हाँ। और इसलिए ये प्रोपोगंडा, ये जो यार सूरज जी ये प्रोपोगंडा सुनने के लिए मैं नहीं बैठा हूँ यहाँ पे, नहीं ये प्रोपोगंडा है। ये सीनियर पत्रकार है, सीनियर पत्रकार है, किसी राजनीतिक दल के प्रवक्ता नहीं है। आप अगर पत्रकार की बात नहीं सुन सकते तो आप में कितना अहंकार है, कूद के अहंकार बढ़ा हुआ आप में। पत्रकार है, निष्पक्ष पत्रकार है, मध्य प्रदेश में मान सम्मान है, मध्य प्रदेश में मान सम्मान है। आपको मेरे अपना विश्लेषण आप चाहते हैं कि मोदी मीडिया कसीदे पड़ जाए आपके कसीदे पढ़ने का ठेका नहीं है उन्हें। किस दुनिया में जी रहा है? थोड़ी पढ़ने बैठे पत्रकार साहब हैं। बहुत बड़े पत्रकार हैं, आपको भी कहेंगे, दोनों को सुनना पड़ेगा। सक्सेना जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। क्या लेना देना आप पार्टियों से? साहब ऐसी पत्रकारिता किस काम की साहब? क्या आप कहना चाह रहे हैं कि बेरोजगारी बहुत है, मैं बता दूं, रोजगार नहीं है, मैं तमाशे से मध्य प्रदेश के सीनियर पत्रकार को नहीं सुन सकते तो आप में कितना अहंकार है। आप अपने अहंकार जता रही है सर। आप किसी राजनीतिक दल के प्रवक्ता नहीं है। ब्रजराज जी दल का बखान नहीं कर रहे हैं। ब्रजराज जी नहीं हूँ। आप यदि बोले तो मैं अपनी बात सिद्ध धमकी देते हैं तो डिबेट छोड़ सकते हैं। ब्रजराज जी
बताओ मेरे को। ब्रजराज जी, मैं कार्यकर्ता कम, सामाजिक कार्यकर्ता ज्यादा हूँ। ब्रजराज जी, जमीन पे रहता हूँ, प्रकाश मुझे मालूम है ब्रजराज जी, कितनी बेरोजगारी है। मुझे ब्रजराज जी मालूम है मेरी बात कितना सुनेंगे? विकास पूरे हुआ है। राजनीति ब्रजराज जी मेरी बात सुनेंगे? आप पत्रकार की बात नहीं सुन सूरज सकते जी, तो किसकी बात सूरज सुनेंगे जी, आप? सूरज जी, मैं क्षमा चाहता हूँ। सूरज जी, मैं क्षमा आप चाहता हूँ। देखिए वो आपकी स्वेच्छा रहेगी, लेकिन मैं जो आप कहना चाह रहा हूँ कि वरिष्ठ एक पत्रकार है मिनट प्रकाश मेरी बात सक्सेना जी, सुनिए। राजनीतिक आप विश्लेषक है। मेरी बात सुनिए। पत्रकार है। हाँ, मैं आप और भी मेरी एक लोगों को बात सुनता सुनिए हूँ, बस। हाँ। और भी विश्लेषकों को सुनता हूँ सूरज जी। हाँ। पर कोई ऐसे नहीं बात करता है कि पूरे देश में बेरोजगारी चल रही है, बिल्कुल बेरोजगारी चल रही है। सर, ये आज प्रकाश सक्सेना जी ये किसी बात राजनीतिक नहीं दल से कर नहीं है। आज प्रकाश की सक्सेना खबर जी है। किसी राजनीतिक दल से नहीं है। सर, मैं उनका सवाल लेकर आपके पास आऊंगा तब बिल्कुल जवाब दीजिएगा। सूरज जी, जी चलिए मैं अपनी आखिरी बात जरूर कहूंगा। ठीक है, मैं बिल्कुल आऊंगा। जैसा कि प्रकाश सक्सेना जी ने कहा कि ये जो चीजें हो रही थी, एक इवेंट बताइए कि को उन्होंने पत्रकार बताया, कोई मैं हालांकि राजनीतिक ठीक दल का है, प्रवक्ता मेरे भी पर नहीं। हमने क्या कार्यक्रम भी लेना देना किया, भाई ठीक है। राजनीति से। प्रकाश सक्सेना जी अपनी बात पूरी करें, आप ही का सवाल लेकर के फिर मैं जाऊंगा ब्रजराज जी के पास। जी सर, रोजगार बहुत अच्छे हैं। ये आज के मुख्य अखबार की खबर है। 40,175 कंपनियां बाहर हो गई हैं, टैक्स नहीं दे पा रही, उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है SBI ये। का रिपोर्ट पढ़ लीजिए जरा, हैं? सबसे कम बेरोजगार दर है इस समय। सबसे सर, ज्यादा आपको बेरोजगारी बढ़ी है मध्य प्रदेश के ये- अंदर, पूरे देश के अंदर बहुत त्राही गलत त्राही है। मची है। उनकी कर्नाटक बात पूरी चुनाव हो आ जाने रहे हैं, दीजिए। प्रशांत जी, हिमाचल प्रशांत जी, आपके प्रदेश पास भी चुनाव आ आऊंगा, रहे उनकी हैं। बात पूरी हो जाने दीजिए। सड़कों पे होती। उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, मैं आऊंगा आपके पास ही आऊंगा। पत्रकार प्रशांत पे इल्जाम उनकी लगा रहे हैं, बताइए आप। प्रकाश सक्सेना जी की बात पूरी हो जाने हाँ, दीजिए। बस ठीक है। जी प्रकाश सक्सेना जी अपनी बात पूरी करें, मैं उसका आप ही का सवाल लेकर जा रहा हूँ फिर। जी प्रकाश सर सक्सेना। देखिए, मुझे किसी राजनीति से कोई मतलब नहीं। जी। अब मैं चलिए पॉलिटिकल आ जाता हूँ। उनको तमाशा, आपने तमाशा कहा, मेरे मुंह से प्रोपेगेंडा निकल गया। आप लोग उसको इवेंट चलिए, मैनेजमेंट के द्वारा ठीक है। पेश कर रहे हैं अपनी योजनाओं हाँ, को। तो ये- शब्द का फर्क है। ठीक है। अब आपको एक शब्द से बुरा लग गया, चलिए ठीक है। ये वास्तविकता है। हाँ। आर्थिक हालात बुरे हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बंद हो रही हैं। हाँ। ये आपके सरकार के आंकड़े बोल रहे हैं, चलिए ठीक है ना? तो ये रोजगार कहाँ से जनरेट होगा? सरकारी आंकड़े हैं कि ये जो देश में जो वर्तमान स्थिति चल रही, ठीक है। एक बात जो यहाँ आई- आत्महत्या करने वालों में 1/4 श्रमिक वर्ग का रहा है ये 2 साल में। हाँ 26.54% उनका रहा है। जो श्रमिक वर्ग रहा, उन्होंने पिछले 2 वर्षों में आत्महत्याएं की हैं। जी। आप उसको फाइलों में आप बढ़िया मौसम बताते रहे तो ठीक है, नहीं ठीक है, इसी को तो तमाशा कहते हैं। नहीं एक जो आप जमीनी सच्चाई नहीं जानना चाहते हैं, इस पर आपको बुरा लग रहा है। सुनना तो चाहिए, आप सत्ता में है तो। हाँ ये एक बात है कि आप हमारी बात को नकारो, हम झूठ बोल रहे हैं इसको एक्सपोज करो, यदि आपको लगता है हम किसी पार्टी से यदि उसका वो कर रहे हैं तो। हाँ लेकिन आप बात तो सुनना सीखें। जी ठीक है। ब्रजराज जी, जो बात अभी प्रकाश सक्सेना जी ने कही, मैंने भी आपसे आग्रह किया कि वो वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, कई चुनाव का उन्होंने विश्लेषण किया है, कई चुनाव देखे हैं और राजधानी में पत्रकारिता लंबे समय से कर रहे हैं। तो यहाँ एक बात ब्रजराज जी, जैसा आपने कहा कि वो किसी पार्टी का पक्ष ले रहे हैं, मैं चूंकि वो भी हमारे मेहमान हैं तो स्वाभाविक बात है कि उनके साथ और भी कई डिबेट में साथ में रहा हूँ। एक बात है, उन्होंने जो बात कही वो आंकड़ों के आधार पर कही। जैसा कि उन्होंने कहा कि ये जो रोजगार बांटे जा रहे हैं इस समय, कि एक पंडाल लगाया जाता है, एक हॉल में कार्यक्रम होता है और जिनको नियुक्तियां दी जाती हैं, नियुक्ति पत्र वहां से बांटे जाते हैं। वास्तव में देश की जनता ने ये चीज तो पहले कभी नहीं देखी। सवाल मुझसे है सूरज जी? जी ब्रजराज जी, आपसे ही है। देखिए सूरज जी, एक बात बताइए। हाँ आज से हम 50 साल पहले बैलगाड़ी में चलते थे, हाँ फिर एम्बेसडर कार आई, हाँ आज मर्सिडीज बेंज है, हाँ। जेट चल रहा है, बुलेट ट्रेन चल रही है। जी। अगर किसी कार्यक्रम को करने में क्या हम सिर्फ बांटते हैं, हाँ। लेकिन पूरी वैधानिक प्रोसेस तो होती है ना। वो पूरा इंटरव्यू और इसमें परीक्षा क्या सब बुराई कुछ है? होता है। जी क्या बुराई है इसमें? ये कहते हैं गुजरात का मॉडल। हाँ। अरे कभी गुजरात जाइए सक्सेना जी, लाइट आती है 24 घंटे, चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं। हाँ मध्य प्रदेश में मैं नहीं नौकरी आती है करके क्या? आया हूँ गुजरात में, मैं गुजरात में नौकरी करके आया हूँ 2011 नौकरी के से मॉडल लेकर की बात कर रहा हूँ। 2016 तक। मैं नौकरी के मॉडल की बात कर रहा हूँ, और जो आज तक के एनक्लेव में अमित शाह जी ने एक्सेप्ट किया था, आज तक चैनल के एनक्लेव में। जी प्रशांत जी, आ रहा हूँ आपके पास। मैं जी। चुपचाप रहा हूँ। नहीं, आप अपनी बात रखें, फिर प्रशांत जी के पास जा रहा हूँ मैं। सूरज जी, मैं जी। ये कहना चाहता हूँ हाँ। कि आप किसी भी मॉडल का विरोध करें, हाँ अब स्पेसिफिक होके बात करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि रामराज, आप रामराज की कल्पना तो करते हैं, लेकिन आप रामराज के नाम पे करते क्या हैं? 50 साल, 60 साल, 70 साल की एक व्यवस्था है। हाँ। धीरे धीरे आज मैं तो एक छोटा सवाल पूछता हूँ सक्सेना जी से। जी। 55% वोटिंग हुआ करती थी 2014 में हाँ। ओवरऑल। हाँ। 50 और 55, हाँ। आज 75-80 पहुंची है। 77 लोकतंत्र पॉइंट जागरूक हो रहा ऊपर है, है। हाँ ठीक है। मतदाता परिपक्व हो रहा है, हाँ। चीजें बदल रही हैं, लेकिन हम कब तक एक दूसरे पे इल्जाम लगा के उसको नीचा दिखाते रहेंगे? अरे जो चीजें अच्छी है उनको भी कभी गिराया करिए। ठीक है, ये राजनीति का पर्सपेक्टिव को बदलने का प्रयास कीजिए। सही है। मैंने आज बहुत प्रयास किया जी। कि मैं काटू नहीं बात को, हाँ। लेकिन मैं सच बता रहा हूँ सूरज जी, जी
इतना झूठ प्रपंच सुन के ना दुख होता है। चलिए। मैं शायद कल से डिबेट में नहीं बैठूंगा। क्यों? मैं 1.5 महीने से देख रहा हूँ। हाँ। वही भ्रष्टाचार, वही बलात्कार, वही व्याभिचार। अरे भैया, चुनाव प्रचार खत्म हो गया है। हाँ। वोट डल गए हैं। हाँ। पंकज जी, गुरुदेव जी, आपसे कह रहा हूँ, वोट अरे डल चुके आदरणीय, हैं। आपसे कह रहा हूँ, आप भी कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे थे। हम 1 महीने आप 15 दिन कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे थे और हमसे उम्मीद कर रहे हैं कि हम कोई आपकी अच्छी कसीदे चीज, पढ़ेंगे। अच्छी सोच की तरफ जाओ। आप बड़ा कोई ज्ञान अच्छा बांट रहे हैं। डिस्कशन कर लो। आप रानी महारानी जैसे शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। हाथ जोड़ के बात आप करी। पत्रकार जी पे इल्जाम सूरज लगा जी, मैं रहे कहना हैं। चाहता हूँ, इनको चुप कराइए। पंकज जी को 2 अरे मिनट के बिल्कुल, लिए आप भी बोल रहे हैं। मैं सूरज जी एक बात कहना चाहता हूँ यहाँ पर जी, जी, कि बोलिए। मैंने एक चीज गौर से देखी पूरे 1 महीने की डिबेट में जी। कि आप अपनी बात रखेंगे, आप मुझसे पहला सवाल पूछेंगे, मैं जवाब दूंगा, तब कोई कुछ नहीं बोलेगा। हाँ। आप फिर कांग्रेस प्रवक्ता पे जाएंगे, कांग्रेस प्रवक्ता अपनी बात रखे तो मैं चुप रहूंगा, कोई कुछ नहीं होगा। ठीक है। लेकिन जैसे ही काउंटर क्वेश्चन में जवाब देने जाओ, हाँ। कांग्रेस प्रवक्ता पीछे से बोलना हम शुरू कर देते हैं। बिल्कुल हमारी कांग्रेस के बात खिलाफ रह नहीं जाती है। सुनेंगे। ठीक है। ये ठीक बिल्कुल नहीं है। नहीं सुनेंगे। ये सुचिता आपको नहीं अच्छा है। देखिए, लगे, मैं ना एक लगे, बात बताना कोई चाहूंगा, परवाह मैं एक नहीं। बात बताना चाहूंगा सभी मेहमानों को नहीं, कि मैं नहीं सुन ये पाऊंगा। और जगह बात होती होगी कि वो जहां चर्चा शुरू होती है कहीं और पहुंच जाती है। और मैं हमेशा प्रयास करता हूं, देश न्यूज का हमेशा प्रयास होता है, चाहे वो हमारी नेशनल डिबेट हो या रीजनल डिबेट हो, कि हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं उस विषय पर केंद्रित रहें। आरोप प्रत्यारोप राजनीतिक दल एक दूसरे पर लगाते हैं, पत्रकारिता तटस्थ होती है और हम तटस्थ बने रह करके आरोप प्रत्यारोप सुनते जरूर हैं। हम निष्कर्ष नहीं करते कि आपने सही आरोप लगाया, आपका आरोप गलत है। ये उत्तर प्रत्युत्तर की जहां बात आती है, यदि किसी ने किसी राजनीतिक दल ने किसी दूसरे राजनीतिक दल पर कोई आरोप लगाया है तो उसके ठीक है उत्तर दिया जाना चाहिए। आपने भी जो बात कही ब्रजराज जी कि ठीक है, ये एक क्रम होता है, एक जिनको समय दिया गया, समय सबका निर्धारित होता है कि भाई अपने अपने समय पर अपनी अपनी बात रखते, जनता तक सबकी बात पहुंच जाए, सार्थक चर्चा हो जाए। ठीक है, चुनाव हो चुके हैं, वोट डल चुका है, 3 तारीख को परिणाम आना है। अब आप आरोप लगाओ उन पर, वो आप पर आरोप लगाओ, तो इससे जो मत प्रतिशत है ना तो वो बदलने वाला है ना परिणाम बदलने वाले हैं। अब परिणाम तो जो है वो ईवीएम में कैद है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन एक स्वस्थ चर्चा हो जाए, एक परिचर्चा हो जाए कि ये जो बहुत बारीक विश्लेषण की मैंने शुरू से बात कही, बहुत महीन लकीर की मैंने बात कही कि बहुत बारीक विश्लेषण है, ये जो विश्लेषण है राजनीति के पंडित जिन्हें कहा जाता है, राजनीति के चाणक्य जिन्हें कहा जाता है, उन लोगों के नजरिए से विश्लेषण सामने आया है कि मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश की कांग्रेस में जो बातें सामने आई हैं, जिस तरह का चुनाव प्रचार सामने आया, जो रीति नीति सामने है। ठीक है, ब्रजराज जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कभी कांग्रेस का अनुसरण नहीं कर सकती, कांग्रेस कभी भारतीय जनता पार्टी नहीं बन सकती है। लेकिन जो दोनों दलों के इधर से उधर नेता हुए हैं, चाहे उनके अपने निजी स्वार्थ रहे हों या फिर जो बात सामने आई थी उस समय, उन्होंने कहा कि पार्टी में उनको तवज्जो नहीं दी गई, वरीयता नहीं दी गई, इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ दी, तो अब वो दूसरे दल में आ गए। तो ये जो तमाम समीकरण बने थे, इनसे जो समीकरण उपजे हैं, आज जो चुनाव हमने देखा है, यही बात लेकर के प्रशांत जी मैं आपके पास आ रहा हूं। और जैसा कि ब्रजराज जी ने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी कभी कांग्रेस का अनुसरण नहीं करेगी, लेकिन यहां देखा गया कि कांग्रेस ने जो कांग्रेस में आए थे, मैं नाम गिना सकता हूं, ऐसे बहुत सारी फेरिस्त है। महिलाओं की बात कर लें हम, निशा बांगरे की बात कर लें हम, मेघा परमार की बात कर लें, ये एक उत्सुकता लेकर के आए थे कांग्रेस में, एक जिज्ञासा लेकर के आए थे, पार्टी छोड़ करके आए थे। वो लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना की ब्रांड एम्बेसडर थी, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया। निशा बांगरे नौकरी छोड़ करके आई, उनको टिकट नहीं दिया गया, तो उनकी जो सपने थे वो तो धराशायी हो गए हैं, उनका भविष्य दांव पर लग गया है। ऐसी स्थिति में ये परिपाटी कहां तक सही है? सबसे पहले तो मध्य प्रदेश का निष्पक्ष चैनल है सूरज भाई, और आप बड़ी अच्छी पत्रकारिता करते हैं जी। मैं आपको कोटि कोटि बधाई शुभकामनाएं देता हूं। आपने पूरी अच्छी खबरें चलाई, किसी एक विशेष राजनीतिक दल को महिमा मंडित नहीं किया आपने जी, जैसा कि देश के अंदर इस समय हो रहा है जी। और भारतीय जनता पार्टी का तो एक ही हथकंडा है कि किसी भी हमारे कसीदे पड़े जाएं, हमारी तारीफ की जाए। पहली बार मैं इस डिबेट में मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि पत्रकार साहब बोल नहीं पाए और भारतीय जनता पार्टी के माननीय सम्मानीय आदरणीय ने उनको बोलने से रोका, उनको गलत शब्दों का उपयोग किया। ये गलत बात है, उनको माफी मांगना चाहिए डिबेट के अंदर, ऐसे नहीं करना। और रही भारतीय कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस के अंदर जो डिप्टी कलेक्टर साहब ने इस्तीफा दिया, ठीक है, वो कमलनाथ जी के छिंदवाड़ा विधानसभा सीट में गई, हाँ। उन्होंने खुद अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया। हाँ। कांग्रेस पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर आई हैं वो, हाँ। कमलनाथ जी के नेतृत्व में काम करना चाहती हैं। ठीक है। और जिनको भी आप जिनका नाम ले रहे हैं, हाँ। एक ने भी क्या बगावत की क्या पार्टी के खिलाफ, ये बताइए आप। उनके- ये सब भारत कांग्रेस उनकी पार्टी अपेक्षाएं, की मैं रीति उनकी नीति अपेक्षाओं में की आए बात कर रहा हूं। जी। हैं और इनका उपयोग कांग्रेस पार्टी अपनी पार्टी में कर रही है। ठीक है। इनको चुनाव में उपयोग किया गया है, हाँ। इनका निष्पक्षता इनकी सबके सामने भारतीय जनता पार्टी को उजागर किया गया है। ठीक है। और निश्चित ही सरकार बनते ही इनका सबका पूरा सम्मान किया जाएगा। चलिए सूरज जी, मैं यहाँ महिलाओं की बात हो रही है, हाँ, आप ही के पास तो आ रहा मैं था इसी कहना मुद्दे को चाहूंगी लेकर। जी, 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 तो ये बड़ी हैरानी की बात है जी। कि
दोनों पार्टीज मानती हैं कि महिलाओं का सशक्तिकरण होना चाहिए, बेटर रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिकल स्फीयर होना चाहिए, पर जहां बात आती है कि उम्मीदवारी की, कि आप उनको उम्मीदवार बनाएं इलेक्शन में, तो ये देखा गया कि वो उनको जिताऊ मानते ही नहीं है। तो एक मुखौटा अलग है महिलाओं की बात करने का, सबसे ज्यादा टिकट महिलाओं को कांग्रेस पार्टी नहीं दिए हैं। नहीं, इस बार बीजेपी ने बढ़ाई है। कितने दिए? 11 से 12% दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ने टिकट दी हैं कुल 230 में से। तो आप जितना, भाजपा की तो खास बात है कि उन्होंने आनंद फानन में एक स्पेशल सेशन बुला के महिला शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया। 230 पे चुनाव लड़ाने वाले थे ना, आपने तो लड़ाई नहीं। जी, लड़ाई नहीं, वो अलग बात है। अगर लड़ाई अपनी सीट सिंगरौली में फंस के रह गई, बाहर ही नहीं निकल पाई। अभी 3 तारीख है, इलेक्शन के रिजल्ट्स आने दीजिए, उसके पर मैं यहाँ पर आपकी नियत और नीति की बात कर रही हूँ। अगर नियत होती भाजपा की, जिन्होंने कहा था कि हम 33% और ये वाहवाही लूटी, तो इसी इलेक्शन में खड़े कर दिए होते उन्होंने इतने महिला कैंडिडेट्स, महिलाओं को जगह दी होती। कांग्रेस के लिए भी ये सवाल है कि उन्होंने भी महिलाओं को कितनी जगह, तो जहां इलेक्शन जिताने की बात आती हो, तो क्या महिला के मुद्दे बस सांकेतिक राजनीति करने के लिए यूज किए जा रहे हैं? उनको पैसा दे दो, उनको ये सब। बिल्कुल सही सवाल किया है डॉक्टर परमिंदर कौर जी आपने, कि महिलाएं चूंकि मतदाता ज्यादा हैं, 2,71,00,000 मतदाता हैं, 50% के लगभग मतदाता हो गई हैं मध्य प्रदेश में, मतदाता महिलाएं हो गई हैं, तो उन पर फोकस तो किया गया, लेकिन प्रतिनिधित्व कितना दिया? क्योंकि सदन में हमने 2018-20 का जब चुनाव होकर आया था, तब हमने देखा था कि सदन में जो उपस्थिति रही केवल 13% रही है सदन के अंदर महिलाओं की, और यहाँ जैसा कि 12.66% दिया गया है कांग्रेस के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 12.89% महिला प्रत्याशी उतारे गए हैं, 27 प्रत्याशी जो हैं वो उतारे गए कांग्रेस के द्वारा। तो ये है, ठीक है, महिलाओं की हम बात कर रहे थे, ठीक है, उनके सुरक्षा की बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे उनके अधिकारों की बात कर रहे थे। अब चूंकि समय की सीमा है, बहुत कम शब्दों में अपनी बात रखें ब्रजराज सिंह जी, फिर मैं प्रकाश सक्सेना जी से उनका मंतव्य लेना चाहूंगा। ब्रजराज जी, बहुत कम शब्दों में, समय की सीमा को ध्यान रखते हुए आप कुछ कहना चाह रहे थे। प्रशांत जी ने कहा कि मैंने बदतमीजी की, तो मैं क्षमा चाहता हूं भाई सबसे। क्या है कि थोड़ा सा इरिटेशन इसलिए हो गया कि मैं सुन के थक चुका हूँ जी। दूसरी बात उसके अलावा नहीं कहूंगा, लेकिन डॉक्टर परमिंदर जी और मैं महिलाओं पे एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि लाडली बहना के अलावा भी एक स्वसहायता समूह करके एक कार्यकर्ता एक काम करता है मध्य प्रदेश में, जिसकी वजह से महिला सशक्तिकरण हुआ है और महिला वोटर्स भाजपा के साथ आए नहीं आए, अब मैं इसमें नहीं पढ़ूंगा, लेकिन उसके द्वारा महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है। उसने बहुत बड़ा बदलाव अमूलचाल किया है। और माननीय परमिंदर जी, ये जो बिल अभी हमने पास कराया है, आप चिंता ना करें, अब 2024 का चुनाव आने वाला है लोकसभा का, आप देखिएगा कि हम 33% से ज्यादा महिलाओं को उसमें उतारेंगे। ये कुछ चुनावों की वो थी, निटिग्रिटीज थी, इसलिए यहाँ पे नहीं कर पाए, लेकिन आगे करेंगे। चलिए ठीक है, चूंकि समय की सीमा है, प्रकाश सक्सेना जी आपसे अंतिम प्रतिक्रिया इस पूरे विषय को लेकर के, कि नई भाजपा पुरानी कांग्रेस या फिर पुरानी भाजपा नई कांग्रेस? सर, दोनों में कोई अंतर नहीं रहा। जैसे जैसे राजनीति में पूंजी का प्रवेश बढ़ा है, सिद्धांत खत्म होते गए हैं। और शॉर्ट में बताऊं आपको जी, 2003 में कांग्रेस की सरकार गई, कांग्रेस से चिढ़कर लोगों ने नाराज होकर बीजेपी को चुना। फिर कांग्रेस लंबे समय गायब रही। 2008 का चुनाव मुझे ध्यान है, शिवराज जी ने चैलेंज किया था विपक्ष के नेताओं को एक मंच पे सामना करने के लिए। जी। वो मंच खाली रहा, दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी, कोई नेता उस समय उनके सामने नहीं आ पाया था, और एक लंबे समय विपक्ष इस प्रदेश से गायब रहा, जिसका बीजेपी ने फायदा उठाया। 2014 में जब मोदी जी का इलेक्शन कैंपेन चल रहा था, उसकी टैगलाइन मुझे अभी भी याद है कि युद्ध आर पार है, अंतिम प्रहार है। अब वो प्रहार किस चीज पे है? वो अमित शाह जी का एक बयान अभी बोल गए थे कि आचार संहिता को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है ना। तो चुनाव में जो हो रहा है वो आप उससे एक मैसेज देश के गृह मंत्री जी की तरफ से चला गया था। इनकी मोदी जी से इनको कुछ विशेष वो, अरे नहीं सर, अरे मैं तो शॉर्ट में कांग्रेसियों का ही बोल रहा हूँ ना कि वो गायब थे, विपक्ष गायब है। मैं जनता की तरफ से बोल रहा हूँ सर, मुझे जनता की तरफ से बोलने दीजिए। अनाधिकृत बातों को आप अधिकृत रूप से बोल रहे हैं, जनता में जाएंगे। ये पेपर ये सबसे बड़े अखबार में आया था सर कि आचार संहिता गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं आया था कि आप नकार रहे हैं। पूंजी का इन्वॉल्वमेंट सिर्फ पॉलिटिक्स में नहीं हुआ है, पूंजी का इन्वॉल्वमेंट पत्रकारिता में भी हुआ है। हुआ है ना। आप मेरे खिलाफ आरटीआई लगाइए सर,
मैं लिख के देता हूँ, मेरे खिलाफ चलिए, कुछ भी निकल जाए, चलिए, ठीक है। मैं ये सब बंद कर दूंगा। बृजराज जी उनकी बात पूरी हो जाने दें। मैं समझता था सर मैं और आप राजनीति पत्रकारिता में राजनेताओं को प्रवेश हुआ, उसके दस्तावेज में पेश कर सकता हूँ यदि चैनल अनुमति देगा तो। हाँ है ना, चीजें हैं बिल्कुल है। तो आप मुझ पे आरोप लगा रहे हैं, पहले राजनेता लोग अपना गिरेबान झांके कि आप लोग पत्रकारिता में कैसे घुसे, क्या वो आपका कार्य क्षेत्र था? आपको गुजरात मॉडल से कुछ विशेष नफरत है। अरे मैं गुजरात मॉडल की बात ही नहीं कर रहा, गुजरात मॉडल बोले ही नहीं है, मैं तो यहीं पर आकर बोल के गए। मैं नहीं सुन पाऊंगा अपने नेता के खिलाफ सर प्रोपेगेंडा। समझ आता हूँ सूरज जी। ठीक है सक्सेना जी अपनी बात कम शब्दों में पूरी करें क्योंकि समय की सीमा है। सर शॉर्टकट में इन्होंने भगवान राम का नाम लिया, मैं भगवान कृष्ण से शुरू करता हूँ जी कि जो वृंदावन में लोग पूजन कर रहे थे इंद्र का, हाँ तो कृष्ण जी ने पूछा ये पूजन क्यों कर रहे हो? हाँ बोले साहब ये इनकी पूजन नहीं करेंगे तो अच्छी बारिश नहीं देंगे, अच्छा मौसम, अच्छी ऋतुएं नहीं आएंगी, हाँ तो हमारी तो खेती बाड़ी सब नष्ट हो जाएगी जी। तो कृष्ण जी ने कहा ये इंद्र का कर्तव्य है हाँ कि वो अच्छी वर्षा दे, अच्छी ऋतुएं दे, हाँ उसकी पूजन क्यों कर रहे हैं? उन्होंने पूजन बंद करवाई इंद्र की जी। तो इंद्र ने कोप अपना प्रकट किया, बारिश और भारी बारिश हुई, वो गोवर्धन पर्वत उन्होंने छुंगली पे उठाकर प्रजा की रक्षा करी। तब से इंद्र की पूजन करवाई। कृष्ण जी का मैसेज ये था कि राजा के कर्तव्य है, उस पर धन्यवाद लेने की उसको जरूरत नहीं होना चाहिए। आज जो योजनाएं लॉन्च की जा रही हैं, जो खैरात बांटी जा रही है, वो एक जनता पे एहसान के तौर पे बांटी जा रही है, ठीक है, उसको मूल उसको जो आवश्यकता है उसको नजरअंदाज करते हुए की जा रही है। बिल्कुल, ये मैं दोनों पार्टियों को लिए कह रहा हूँ, ना बीजेपी ना कांग्रेस। यदि कांग्रेस भी उसी पदचिन्ह पे चल रही है जी, तो वो भी वही कर रही है, वो खैरात बांट के जनता पे एहसान प्रकट। ठीक है, तो ये एहसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये राजा का कर्तव्य है कि प्रजा का पालन करे, और जो भी पार्टी सत्ता में है, जो भी नेता है, जो पद पर बैठे, उनकी जिम्मेदारी है कि प्रजा के लिए वो सब कुछ प्रदान करें जो प्रजा की आवश्यकता है। चूंकि बिंदु और हैं जिन पर चर्चा कर सकते हैं, पर समय का अभाव है, चर्चा को विराम देंगे। प्रकाश सक्सेना जी, डॉक्टर परमिंदर कौर जी, प्रशांत कुमार गुरुदेव जी और बृजराज सिंह जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। बात आ रही है कि मध्य प्रदेश में नई भाजपा कुछ हद तक पुरानी कांग्रेस जैसी दिख रही है, और नई कांग्रेस पुरानी भाजपा के अंश अपने आप में समेटते हुए दिखाई दे रही है। चर्चाएं हैं कि क्या वास्तव में चुनाव उन मुद्दों पर लड़ा गया जो जनता चाहती थी, या फिर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रीति नीति में परिवर्तन किया है और कांग्रेस की परिपाटी पर चलने के लिए है अपनी चुनाव लड़ने की प्रक्रिया में। वहीं कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता आयातित हुए हैं, जो नेता आए हैं, उन्होंने कांग्रेस पर अपना रंग चढ़ा दिया है और उस रीति नीति पर चुनाव लड़ा गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि वास्तव में जनता किससे प्रभावित हुई है, मतदाता ने किसे चुना है, मतदाता ने किसे वरीयता दी है। ये 3 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा। देखते रहें देश न्यूज। नमस्कार।